नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे रोमांचक मोड़ की बात करेंगे जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भारत पहुंचने की जबरदस्त होड़ में शामिल हो गई। तो हमारी आज की कहानी का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम जानेंगे कि ये दौड़ शुरू ही क्यों हुई, फिर देखेंगे कि पहला कदम किसने रखा, नए दावेदार कौन कौन थे, और सबसे आखिर में कौन और कैसे इस दौड़ का विजेता बना। तो सदियों तक चलने वाली इस होड़ की चिंगारी आखिर भड़की कहां से? यकीन मानिए, इसकी शुरुआत होती है एक शहर के पतन से। बात है साल 1453 की, जब कुस्तुनतुनिया शहर पर तुर्कों का कब्जा हो गया। अब इस एक घटना ने यूरोप और एशिया के बीच मसालों और रेशम के व्यापार का जो पुराना जमीनी रास्ता था उसे बंद कर दिया। बस यहीं से यूरोपीय देशों के लिए एक नई चुनौती शुरू हुई, भारत के बेशुमार खजाने तक पहुंचने के लिए समंदर का एक नया रास्ता खोजना। पर देखिए, ये होड़ सिर्फ पैसे या मसालों के लिए नहीं थी। इसके पीछे वजहों का एक बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन था, आर्थिक, राजनीतिक और हाँ, धार्मिक कारण भी। सब ने मिलकर इस वैश्विक दौड़ को एक तरह से हवा दी। तो चलिए अब मिलते हैं इस दौड़ के पहले खिलाड़ी से, वो देश जिसने बाकियों के मुकाबले एक जबरदस्त हेड स्टार्ट ली, पुर्तगाल। पुर्तगालियों की रफ्तार तो देखिए, एकदम अविश्वसनीय। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचता है और अगले 10-12 साल के अंदर ही वो न सिर्फ समुद्री रास्ते पर कब्जा कर लेते हैं, बल्कि गोवा जैसे बेहद जरूरी ठिकानों को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब मुनाफे की बात करें तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। वास्को डी गामा की सिर्फ पहली यात्रा ने अपनी कुल लागत का 60 गुना कमाया था। जी हां, 60 गुना। ये एक ऐसी रकम थी जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी थी। पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वो समंदर पर राज करना चाहते थे। उन्होंने कार्ट्स नाम का एक सिस्टम शुरू किया। ये एक तरह का परमिट था, मतलब हिंद महासागर में किसी को भी व्यापार करना है, चाहे वो भारतीय राजा ही क्यों ना हो, उन्हें पुर्तगालियों को पैसा देना होगा। अब जाहिर है, जब इतने बड़े मुनाफे की कहानियां फैलेंगी तो दूसरे ताकतवर खिलाड़ी भी इस खेल में जरूर अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे। और हुआ भी बिल्कुल यही। देखते ही देखते मैदान में नए खिलाड़ी उतर आए। 17वीं सदी की शुरुआत होते ही अंग्रेजों और डचों ने अपनी कंपनियां बना ली और फ्रांसीसी भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं रहे। डचों का मेन फोकस मसालों के बिजनेस पर था, और हाँ, भारतीय कपड़ों को यूरोप में पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। लेकिन भारत में उनकी ताकत का सूरज 1759 में बेदरा की लड़ाई में डूब गया, जहां अंग्रेजों ने उन्हें करारी शिकस्त दी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस दौड़ के फाइनल लैप में। ये आखिरी और सबसे निर्णायक दौर था, जहां टक्कर थी दो सबसे बड़े दावेदारों के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों की ताकत के बीच का फर्क उनकी कंपनियों की बनावट में छिपा था। देखिए, ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे सरकार का पूरा सपोर्ट था। वहीं फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी। ये एक छोटा सा फर्क था जो आगे चल के बहुत बड़ा साबित होने वाला था। इनकी दुश्मनी भारत की जमीन पर 3 बड़े युद्धों की शक्ल में सामने आई, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह असल में दक्षिण भारत पर कंट्रोल की लड़ाई थी, जिसमें इन यूरोपीय ताकतों ने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का भी खूब फायदा उठाया। इन लड़ाइयों का जो सबसे निर्णायक मोड़ था वो आया 1760 में वैंडीवाश की लड़ाई में। ये वो आखिरी नॉकआउट पंच था जिसने भारत में फ्रांसीसियों के सारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक सदी तक चली इस लंबी और मुश्किल दौड़ के बाद आखिर अंग्रेज ही इसके चैंपियन बनकर क्यों उभरे? ऐसा क्या था उनके पास? देखिए, उनकी जीत का कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था। ये कई चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। उनकी बेहतर नेवी, औद्योगिक क्रांति से मिली बेहिसाब आर्थिक ताकत, सरकार का मजबूत और लगातार सपोर्ट, और हाँ, उनकी कूटनीतिक चालें, जिसने उन्हें अपने सभी दुश्मनों पर भारी बढ़त दिला दी। तो चलिए अब आखिर में इस बात पर नजर डालते हैं कि इस पूरी दौड़ ने भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी। इन कंपनियों के आने से भारत में बहुत गहरे और स्थायी बदलाव हुए। एक तरफ तो तंबाकू, आलू और मिर्च जैसी नई फसलें आईं, प्रिंटिंग प्रेस जैसी नई तकनीकें भी आईं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी दौर ने भारत को उस रास्ते पर धकेल दिया जो सीधे ब्रिटिश राज और औपनिवेशिक शासन की ओर जाता था, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है।
ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर इस होड़ का नतीजा कुछ और होता, मान लीजिए कि अंग्रेजों की जगह फ्रांसीसी या पुर्तगाली जीत जाते, तो आज भारत का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।